नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन केमिस्ट्री की 5वीं वीडियो अपलोड करने वाले हैं और जिसमें बात करेंगे। अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की 4 क्लास हो चुकी थी, जिसमें अपन ने एल्कीन और एल्केन के बारे में बात की थी। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इसका अगला जो टॉपिक है एल्काइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्काइन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनने से पहले थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि एल्काइन में प्रत्येक कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। प्रत्येक कार्बन के बीच में क्या बन जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? त्रिबंध होता है। एल्केन में एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर दूसरी बात करते हैं कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। दूसरी बात करते हैं कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। इनका सामान्य सूत्र होता है। ये चीज़ याद रखना, सामान्य सूत्र वाली। फिर तीसरी बात करते हैं कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और तीसरी बात करते हैं इनके अंदर प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है वो संकरण क्या होता है? sp संकरण होता है। कार्बन का कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। वो इसके अंदर sp संकरण पाया जाता है। फिर आगे बात करें, अब उससे आगे बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रथम सदस्य होता है, किसका? एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है? इसका प्रथम सदस्य होता है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये होता है 2 कार्बन वाला प्रथम सदस्य होता है। 1 कार्बन वाला यहाँ सदस्य नहीं होगा, तो इसको कहते हैं एथाइन। एथाइन कहते हैं, या इसको कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं। ये एथाइन कह दो या एसिटिलीन कह दो, जो भी ये इसका प्रथम सदस्य होता है। अब यहाँ से प्रश्न कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, वो अपन बात करते हैं। यहाँ आती है पहले बनाने की विधियाँ। क्या आती है? बनाने की विधियाँ। क्या बनाने की विधियाँ? एल्काइन को बनाने की विधियाँ। पहली जो यहाँ विधि आती है वो आती है कैल्शियम कार्बाइड से। किससे बनाना है? कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से बनाएंगे। अब कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनेगा? यहाँ पर क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? उच्च ताप पर गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या बन जाएगा? CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और उसके साथ क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है। अब दूसरा इससे आगे क्रिया करवाइए CaOC का 3 कार्बन से क्रिया करवाई जाती है। तब यहाँ क्या बनेगा? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है। और इसके साथ क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से क्या निकल जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। देखो ये Ca और ये Ca, यहाँ 3 कार्बन है। 3 कार्बन में से क्या होता है? तो ये बन गया Ca और ये Ca। ठीक है। अब यहाँ 3 कार्बन है, 2 कार्बन इससे जुड़ जाएंगे और 1 कार्बन के साथ ये वाली ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो ये जो बनेगा इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। अब आगे क्रिया क्या होगी? ये CaC2, इस कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल के अणुओं से करवाई जाती है। जल से करवाई जाती है। तब यहाँ क्या बन जाएगा? जल से करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये CaOH का होल 2 बन जाएगा। और इसके साथ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको कहते हैं C2H2 बन जाएगा। इसको कहते हैं एथाइन बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर के कैसे कैसे बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसके क्रिया, इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे। तापीय विघटन करेंगे कैल्शियम का ऑक्साइड। इस कैल्शियम के ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। इस कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएंगे या एल्काइन बन जाता है। दूसरी अभिक्रिया आती है यहाँ से, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है यहाँ से सन्निध हैलाइडों से। सन्निध हैलाइडों से, सन्निध हैलाइड का मतलब होता है 2 पड़ोसी कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उनको कहते हैं सन्निध हैलाइड। जैसे ये CH2, ये Br, ये CH,
ये Br, और यहाँ से ये H, और ये CH2, ये Br, ये सन्निध हैलाइड है। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? KOH से करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तो यहाँ से एक क्या निकल जाएगा, ये वाला K और ये वाला Br, क्या निकल जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। ये वाला OH और ये वाला H क्या निकल गया, H2O निकल जाएगा। पीछे क्या बचा, इधर इधर देखो, इधर क्या बचा है, ये वाला यहाँ बच गया CH, तो ये CH, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो यहाँ से ये क्या निकल गया था, H2O। H2O में ये वाला हाइड्रोजन, एक मिनट इसको थोड़ा सा वापस करते हैं, इसको एक बार मिटा के थोड़ा सा वापस करते हैं, इसको समझते हैं एक बार अच्छे से, इसको समझते हैं, समझेंगे कैसे बनेगा। देखो सनिध हैलाइड का मतलब होता है दो पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको सनिध हैलाइड कहते हैं। तो इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ समझने के लिए, ये H, ये H, ये Br, ये सिंगल बॉन्ड, ये H, ये H और ये Br, ये दो पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन है। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तब ये वाला K और ये वाला Br क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा। ये वाला OH और ये वाला H, ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। पीछे इधर क्या बचा, ये एक कार्बन। देखो यहाँ जब ये बंद टूटे है ना, तब इन दोनों के बीच में कौन सा बंद आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ये वाला H और ये वाला H। इधर क्या बचा, एक H और एक Br, ये H और एक Br। अब इसकी क्रिया आगे किससे करवाई जाती है, सोडियम एमाइड से, NaNH2 से करवाई जाती है। तो ये Na और एक Br, NaBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। और ये एक वाला NH2 है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो एक क्या निकल जाएगा, अमोनिया NH3 निकल जाएगा। पीछे क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन बन जाएगा। तो इसकी क्रिया सनिध हैलाइडों से भी क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। सनिध हैलाइडों से भी क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगी, एथाइन बन जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाली अभिक्रिया को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि इनकी भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। देखो भौतिक गुणधर्मों से क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो भौतिक गुणधर्मों में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। भौतिक गुणधर्म, ठीक है। भौतिक गुणधर्मों में बात करें तो C1 से लेकर C3 तक के सदस्य, C1 से लेकर C3 तक के सदस्य क्या होते हैं, गैस के रूप में पाते हैं। जैसे एथाइन एक गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है। C4 से C12 तक क्या होते हैं, C4 से लेकर C12 तक क्या होते हैं, द्रव के रूप में पाए जाते हैं। और इससे आगे जो भी होते हैं, जो शेष होते हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसको ध्यान रखना। अब आगे बात करें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एल्काइन के गलनांक, इस एल्काइन है, इसके गलनांक, इसके क्वथनांक और इसका घनत्व। एल्काइन के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व, इन तीनों के घनत्व होते हैं। इसके घनत्व किसके, एल्काइन के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व जो संगत एल्केन है या एल्काइन है, एल्केन और एल्काइन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इनकी तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किसके अधिक होंगे, इस एल्काइन के अधिक होंगे। एल्काइन के क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब संगत का मतलब जितने कार्बन का एल्काइन है उतने कार्बन की अगर एल्कीन है। जैसे अब गलनांक क्वथनांक का क्रम क्या होगा उसको ध्यान रखना आप, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इन तीनों में गलनांक क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, इसके ज़्यादा होंगे। किसके, एल्काइन के ज़्यादा होते हैं। किसकी तुलना में, एल्कीन और एल्केन की तुलना में एल्काइन के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब दूसरा है कि कार्बन परमाणु की, दूसरा पॉइंट यहाँ से देखेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। कार्बन की संख्या क्या होगी, बढ़ती है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि एल्काइन के जो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व होते हैं वो संगत एल्केन और एल्कीन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करें इसके रासायनिक गुण की, आगे किसकी बात करें, रासायनिक गुण की। इसको थोड़ा सा समझ के ध्यान में रख लेना। इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में अम्लीयता का पूछा जाता है, अम्लीयता का कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। तो ध्यान रखना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर होती है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये होती है CH3 और ये CH3। अब आगे बात करें, देखो यहाँ से इसके अंदर संकरण कौन सा होता है, यहाँ पे संकरण होता है sp संकरण। कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। यहाँ संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है, और यहाँ कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। अब संकरण की बात करें तब अपने सिलेबस में एक हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट भी है, संकरण वाली यूनिट भी है, कि जिसमें sp संकरण होता है उसमें एश लक्षण सबसे ज़्यादा होता है। एश लक्षण के जो परसेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसमें कितने होते हैं, एस लक्षण के परसेंट होते हैं वो अधिक होते हैं। अब अधिक का मतलब यहाँ कितने होते हैं, 50% एस लक्षण होते हैं, 50% एस लक्षण होते हैं। यहाँ कितने होते हैं एस लक्षण, कितने होते हैं, 33% होते हैं, और यहाँ कितने होते हैं, 25% होते हैं। तो यहाँ अब जिसमें एस लक्षण ज़्यादा होंगे, जिसमें एक्स करैक्टर ज़्यादा होंगे, उसमें उच्च विद्युत ऋणता होती है, उच्च विद्युत ऋणता होती है। विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होगी, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो अम्लीय भी अधिक होता है, वो अम्लीय भी क्या होता है, अधिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो ध्यान रखना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अम्लीय अधिक कौन होगा, कौन होगा, एल्काइन होते हैं, वो अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एस लक्षण अधिक होते हैं। एक्स लक्षण कितने होते हैं, 50% होते हैं। अब 50% होने से इनकी विद्युत ऋणता अधिकतम होती है, जिससे में इनके अम्लीय गुण भी क्या, अधिक होते हैं। तो अम्लीयता का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय होंगे वो एल्काइन होते हैं, फिर कौन होते हैं, एल्कीन होती है, और फिर कौन होता है, एल्केन होते हैं। फिर आगे बात करें तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, आगे कौन सी, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो यहाँ से पहली अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखो ये तीसरी बार अभिक्रिया आ रही है, अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया तीसरी बार ये अभिक्रिया आ रही है। यह अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा ये संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया होती है। होता क्या है, हाइड्रोजन का योग करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 किसकी उपस्थिति में, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन, देखो ये एल्थाइन है, ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। और इसकी क्रिया आगे और करवा दें, किससे करवा दें, इसका अपचयन करवा दें, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में करवा दें, तो ये CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो एल्काइन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रही है। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है यह अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होती है, दूसरी अभिक्रिया में है कि हैलोजन का योग, किसका योग, हैलोजन का योग, किसके ऊपर हैलोजन का योग करवाना है, एल्काइन के ऊपर हैलोजन का योग होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया होती है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। किसके ऊपर क्रिया करवाएंगे, CH3C, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, इसके ऊपर हेलोजन की क्रिया Br2 की क्रिया करवा दी। बनेगा क्या, देखो एक Br का, दो Br का इसके ऊपर योग होता है ना, तब ये बनेगा CH3C, यहाँ Br डबल बॉन्ड, ये CH और ये Br। अब इसके ऊपर किसकी क्रिया करवाएंगे, और Br2 की क्रिया करवाएंगे, हेलोजन्स की क्रिया करवाएंगे, तब यहाँ से क्या बन जाएगा, तब यहाँ से बन जाएगा CH3C, एक Br पहले से है ही, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा,
एक बी आर पहले से है ही, एक बी आर दूसरा जुड़ जाएगा, तब यहाँ ये एक यौगिक बनता है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया ब्रोमीन का जो नारंगी रंग होता है, यहाँ ये Br2 का जो नारंगी रंग होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का नारंगी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? ब्रोमीन का नारंगी रंग होता है। वो क्या क्या हो जाता है? उड़ जाता है इस अभिक्रिया में, ब्रोमीन का नारंगी रंग उड़ जाता है। अतः यह जो अभिक्रिया है, ये वाली जो अभिक्रिया है, वो असंतृप्तता के परीक्षण में उपयोग में ली जाती है। असंतृप्तता के परीक्षण में उपयोग ली जाती है, जिसमें ब्रोमीन का नारंगी रंग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी अभिक्रिया हो गई। तीसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? इसके ऊपर किसका योग करवाना है? जल का योग करवाना है। किसका योग करवाना है? जल का योग करवाना है। और यह अभिक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आपको याद रखना है। यह सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कॉलेज प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से ACF में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो अब ये अभिक्रिया है, तो इसकी क्रियाविधि भी ध्यान रखना आप। इसकी क्रियाविधि होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सी क्रियाविधि होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ से सवाल क्या बनते हैं, प्रश्न क्या बनता है, उसके बारे में देखिए। जैसे इसके ऊपर किसके ऊपर करवाई जाती है? एल्काइन के ऊपर जल का योग करवाना है। इसके ऊपर जल का योग करवाएंगे तो ये H और ये OH। यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है ना, ये मरकरी के अम्लीय माध्यम में होती है। और इसके ऊपर क्या लिया जाता है? अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। ये H+ अम्लीय माध्यम में मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। कितने ताप पर? 333 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तब बनता क्या? देखो यहाँ पर एक जाके H जुड़ जाएगा यहाँ पे, और OH जुड़ जाएगा यहाँ पे। तब यहाँ से त्रिबंध टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH और OH। इससे आगे आगे इसमें क्या होता है? समावयवन होता है। समावयवन होता है। और समावयवन में क्या होता है? यहाँ की हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चली जाती है? यहाँ चली जाती है। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। अब यहाँ से इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। दूसरी और अब वापस देखते हैं कि क्या बनेगा। देखो ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH प्लस HOH जल के अणु की क्रिया करवाई किसकी उपस्थिति में? Hg+2। और अम्लीय माध्यम में ये क्रिया 333 केल्विन ताप पर करवाई जाती है। ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा? ये वाला H जुड़ जाएगा यहाँ, और ये वाला OH कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। कहाँ जुड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको एक मिनट देखते हैं। एक मिनट इसको वापस करते। ये H, तो ये वाला OH कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। और ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। बनेगा क्या? कि CH3 का CH3, यहाँ क्या बना? C, यहाँ क्या बना? OH, और यहाँ क्या बना? यहाँ बन जाएगा आपके डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, CH है, और यहाँ CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसके अंदर क्या होगा? समावयवन होगा। समावयवन होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ वाली ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। तो बनेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा? एसीटोन यहाँ से बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। समझना है कि इसके ऊपर किसका योग करवाया जाता है? जल का योग करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? मरकरी का कोई भी आयन होगा, और उसकी उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी तब ये वाला यौगिक बनेगा, और इसमें समावयन के द्वारा क्या बनता है? अब जिस प्रकार का एल्कीन लेंगे उस प्रकार का प्रोडक्ट बनेंगे। एथाइन लेंगे तब एल्डिहाइड बन जाएगा। प्रोपाइन लेंगे तब क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाली अभिक्रिया में बात करें तो ये तो अभिक्रिया कौन सी है? अपने हो गई
जल का योग हो गया। आगे वाली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया 1 नंबर अभिक्रिया है क्षारीय या अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएंगे। क्षारीय या अम्लीय, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तब अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। समझना इसको, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, इसकी क्रिया ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आगे जाके हो जाएगा CH3। इसकी क्रिया किससे करवानी है? KMnO4 से ऑक्सीकरण, KMnO4, या इसका ऑक्सीकरण करवाना है। इसके साथ NaOH भी लिया जाता है ना, थोड़ा मात्रा में NaOH में मिला जाता है और इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है। तब क्या बनता है? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। अब इससे आगे क्या करवाया जाएगा? KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसकी क्रिया किससे करवाई जाती है? NaOH से करवाई जाएगी और जल अपघटन ले लेंगे और इसके साथ क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। तब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, ये OH, और इसके साथ क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ से बंध टूटेगा। अब ये देखो H2O2 है, तो यहाँ पर OH के 2 अणु बनेंगे। एक OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, दूसरा OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। दोनों 2 अणु बनेंगे, वो किसके बनेंगे? एसिटिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, यहाँ वाला इसको और वापस समझते हैं, इसको एक बार और समझो, किससे क्रिया करवानी है उसको समझना। ये यहाँ हो तो जाएगी ना, हाँ, ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, इसकी क्रिया किससे करवानी है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और NaOH की उपस्थिति में यह भी क्रिया होती है और इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। तब यहाँ से क्या बन जाएगा? H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ से आगे इसका क्या किया जाता है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और इसका NaOH की उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है और ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है? H2O2 बन रहा है ना। H2O2 में 2 OH और ये OH, ये OH और OH बन जाएगा। तब यहाँ से ये बंध टूटेगा, तब क्या बनेगा? H, C डबल बॉन्ड, ये OH, दूसरा क्या बनेगा? ये H, ये C डबल बॉन्ड, ये OH। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बन जाएंगे। यहाँ से ये क्या बना है? फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु किसके बन जाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाते हैं। आप किसी की भी अभिक्रिया करवा के ये बना सकते हो। और भी आगे अभिक्रिया और करवाते हैं, देखो इसको। CH3 फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, ये एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है ये, इसको थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु यहाँ से आपके बन जाएंगे। आगे अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये इसको और समझो। CH और ये CH, इसके ऊपर किसकी क्रिया करवानी है? ये KMnO4 और NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाती है। यहाँ से क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। 2O ऑक्सीकरण कर दिया। देखो यहाँ से क्या बनेगा? ये CH3, ये C और यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O H, ये बन जाएगा। अब यहाँ से वापस क्या करना है? वही उसकी उपस्थिति में क्या करना है? जल अपघटन करना है। तो ये जल अपघटन कर देंगे और ऑक्सीकरण इसके साथ कर देंगे। 2 OH बनेगा, एक OH और दूसरा OH है ना। ये देखो OH और OH, OH और OH बनेंगे, H2O2 बनता है। ये पूरा जब ऑक्सीकरण करते हैं तब H2O2 बनता है, तो H2O2 टूटेगा तब OH बनेगा, है ना। तो ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा? एक जुड़ जाएगा यहाँ और दूसरा जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, दूसरा क्या बनेगा? H, C डबल बॉन्ड O, H। एक बनेगा एसिटिक अम्ल, दूसरा बनेगा फॉर्मिक अम्ल।
तो यहाँ से भी ये भी बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 100% सेकंड ग्रेड में यहाँ से पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में यहाँ से पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में पूछी जाती है। दो अभिक्रियाओं को एल्काइन की, दो रासायनिक अभिक्रिया, पहली कौन सी, एक तो ये जल का योग और दूसरी वाली ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं को समझ लेना। आगे जो अभिक्रिया आती है वो आती है ओजोनीय अपघटन। ये ओजोनीय अपघटन अपन ने एल्कीन में भी पढ़ी थी, अब एल्काइन में भी है। ये 11th-12th लेवल में तो नहीं दे रखी है, लेकिन अपन इसको पढ़ते हैं कि ओजोनीय अपघटन करना है। जब एल्कीन का ओजोनीय अपघटन अपन ने पढ़ा था, तब एल्कीन का ओजोनीय अपघटन, एल्कीन की क्रिया ओजोन से करवाई थी, ओजोनोइड बना था, और उसका फिर वापस आके जल अपघटन किया, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन किया था। तब आगे अलग अलग प्रकार की एल्कीन लेने से अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। यहाँ इसमें एल्काइन की क्रिया करवानी है ना, तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, इसकी क्रिया किससे करवानी है, ओजोन से करवानी है। यहाँ क्या बनेगा, ओजोनोइड बनता है। तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है उसको ध्यान रखना, ये CH3 ये C, यहाँ 3 ऑक्सीजन जोड़नी है इसके ऊपर, ये C, और यहाँ क्या है, ये CH3, इसके ऊपर 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन इसके ऊपर जुड़ गई। अब इसका क्या करना है, जल अपघटन करना है। जल अपघटन करेंगे तो आगे उत्पाद क्या बनेगा, आगे जो उत्पाद बनता है वो ये बनेगा CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, और ये C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3। देखो ये H3O+ है, तो इसकी उपस्थिति में यहाँ से देखो ये वाला है, तो इससे H2 है ना, तो यहाँ से ये H2 और ये O2 बनता है, तब यहाँ से बनेगा OH और OH। तो ये टूटेगा ऐसे से, एक यहाँ OH जुड़ जाएगा, एक यहाँ OH जुड़ जाएगा, आगे बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। और दूसरा अणु भी किसका बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ से इसका जल अपघटन करवाना है, तब एसिटिक अम्ल ही बनता है। तो यहाँ से ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ओजोनीय अपघटन अभिक्रिया होती है। कोई भी आप एल्कीन लेके इससे आगे बना सकते हो, बन जाएगा। तो ये ओजोनीय अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इससे आगे एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और होती है, जहाँ से इस बार सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा था, सीधा आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से ये अभिक्रिया थी जिसको कहते हैं, ये वाली पूछी थी, NCERT में भी दे रखी है, आप सीधे NCERT में भी समझ सकते हो इसको। और ये RC डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड R, इसके ऊपर किसकी क्रिया करवाई थी, इसके ऊपर दो प्रकार से लिए थे, दो तरह से इसके ऊपर अभिक्रिया करवाई थी। अब आपको यहाँ से सीधा याद रखना है कि कौन से प्रकार की एल्कीन बनेगी, वही है। इसके ऊपर क्रिया करवाई जाती है, किसके ऊपर क्रिया करवाई जाती है, इसके ऊपर अब इसके ऊपर इसका अपचयन करवाया जाता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग करवाया जाता है, किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, PD और BaSO4, PD BaSO4, इसको पूरे को कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक, कैटालाइसिस कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं इसको। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तब यहाँ से बनेगा क्या, ये R, ये दो हाइड्रोजन है, ये वाली दो हाइड्रोजन, एक यहाँ जुड़ जाएगी, एक यहाँ जुड़ जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH और R, ये वाली जो एल्कीन बनती है, इस एल्कीन को कहते हैं समपक्ष एल्कीन। क्या कहते हैं, समपक्ष एल्कीन या सिज एल्कीन भी कहते हैं। तो आपने यही पूछा था इस बार, ये वाला दिया था, यहाँ ये वाले दिया था और ये भी दिया था, और यहाँ पूछा था कि जो एल्कीन बनती है वो कैसी होती है। तो पहली वाली से समपक्ष एल्कीन बनती है, और दूसरे वाली से क्या बनती है, विपक्ष एल्कीन बनती है। यहाँ अभिक्रिया करवाई जाती है Na, और द्रव अमोनिया से क्रिया करवाई जाती है ना, द्रव अमोनिया से क्रिया करवाई जाती है। यहाँ से क्या बनता है, विपक्ष एल्कीन बनती है। आपको सीधा याद रखना है, क्या बनती है, विपक्ष एल्कीन बनती है। यहाँ कहते हैं कि ट्रांस एल्कीन बनती है। क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ अगर ये लिंडलार उत्प्रेरक लेंगे तब क्या बनेगा, समपक्ष एल्कीन, द्रव अमोनिया और यहाँ लेंगे तो विपक्ष एल्कीन बनती है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख के समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस बनाने की वीडियो में इतनी होती है। एक अभिक्रिया और होती है जो होती है आपके एरोमेटिकरण भी कहते हैं, या फिर उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एरोमेटिकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वो आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप NCERT किताब के अंदर दे रखी होगी, उसको आप देख लेना। आज के इस वीडियो में एल्काइन यहाँ पर समाप्त होती है।
अगले वीडियो में अपन देखेंगे बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।